हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम। ये हो गया एक्स और वाई, दो चार्जेस हैं, एक ये है और एक ये हो जाएगा आपका चार्ज Q1 और ये Q2। इसे जोड़ लेते हैं। ये हो गया था, थोड़ा बड़ा बनाए। ये हो गया चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। अब वेक्टर फॉर्म है तो इन्हें पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, ये है। ये हो गया आपका तो R1 और R2 लिख लेते हैं। R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, R2 is position vector of charge Q2। ये इनके पोजीशन वेक्टर है। दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज मान लेते हैं दोनों, ठीक। तो जब पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये हम लिखते हैं F21। F21 क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। यानी Q2 पे जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। उसे रिप्रेजेंट करा F21 से। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका F12। F12 क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यानी Q1 पे जो फोर्स लगेगा, किस चार्ज की वजह से? Q2 की वजह से। जब हम फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आता है। Q1 और Q2 चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यहां हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड रखेंगे और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, ठीक। देखो ध्यान से। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है ना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से ही ये फॉर्मूला निकल के आता है, तो इसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। और यही हम करेंगे आज के लेक्चर में। तो हमने ये फिगर देखा। अब आप देखिए, इस फिगर में R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 है और R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 है। वेक्टर R12 क्या है? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। यानी Q1 से Q2 तक का वेक्टर R12 से रिप्रेजेंट होगा। यानी
Q1 पहले आ रहा है, Q2 बाद में। जहां से वेक्टर स्टार्ट होगा वो पहले आएगा 1 और जहां तक जाएगा वेक्टर वो बाद में आएगा 2। इसीलिए R21 क्या होगा? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। Q2 पहले आया, Q1 बाद में, तो R21। R12 इज माइनस ऑफ R21। इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। आगे देखो, ये R12 मॉड ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। R21 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम होगा। R12 इज इक्वल टू R21। देखो, जैसे R21 हम कैसे निकालते हैं? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर हमें निकालना हो R12 तो ये आएगा R1 माइनस R2। अब हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना होगा, तो R12 कैप, ये जो कैप रिप्रेजेंट करती है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। R12 कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R12। ये R12 का यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से ये R21 कैप, ये वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? हम वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मॉड्यूलस से। वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मॉड्यूलस से। इसी तरीके से R21 का हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मॉड्यूलस से। ये तो सिंपल है। F12 is force on charge Q1 due to Q2। ये बात है समझने लायक कि F12 क्या है? Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, यानी Q1 1 पहले आया, Q2 2 बाद में, इसलिए F12 लिखा है, 1 पहले 2 बाद में। इसी तरीके से F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से, तो 2 1 ऐसे लिखा है हमने वेक्टर फॉर्म। तो हर बुक्स में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। एक और ये बात ध्यान देना, फोर्स exerted on Q1 due to Q2 is same as the force exerted on Q2 due to Q1। यानी ये जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, या एक नेगेटिव या और दूसरा पॉजिटिव होता तो भी ये बात होती। यानी जो फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे, वही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पे, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसलिए हमने ऐसे लिखा डायरेक्शन इज डिफरेंट अपोजिट टू ईच अदर। अलग होगी डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएंगे, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसलिए F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है, इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे यहां पर भी देखो, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये Q2 की वजह से। ये देखो मार्कर से समझाते हैं ऐसे, लेकिन Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो ये है, इस डायरेक्शन, ठीक, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस की।
तो बच्चों कूलम्स लॉ को हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? हम लिखेंगे F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R12 कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर जो इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से R21 फोर्स वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर एंड R21 कैप। तो R21 कैप क्या दिखा रहा है? F21 की डायरेक्शन को। आओ अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, आओ। टू चार्जेस बच्चों क्वेश्चन है टू चार्जेस Q1 2 into 10 raised to the power minus 5 coulomb and Q2 3 into 10 raised to the power minus 5 coulomb are placed at a certain distance apart. Position vector of Q1 and Q2 are P1 205 and P2 123 respectively. Determine the force on Q1 due to force on Q2 ड्यू टू Q1 इन वेक्टर फॉर्म। तो ये दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है दोनों का। जैसे Q1 का पोजीशन वेक्टर है 205, इसका क्या अर्थ हुआ? X, Y और Z कोऑर्डिनेट दे रखे हैं Q1 के, कि Q1 कहां पर प्लेस्ड है? 205 पॉइंट पे प्लेस्ड है। यानी X, Y और Z एक्सेस बनाते हैं ना हम, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड, यानी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में ये चार्ज प्लेस्ड है। जैसे कमरा है आपका, तो कोई चार्ज यहां प्लेस्ड है एक जगह, Q1 यहां है, उसके कोऑर्डिनेट है 205, और Q2 जैसे Q1 यहां, Q2 यहां नीचे कहीं, देखो यहां दिख रहा है ना कैमरे में। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर दे दिया है। तो आपको फोर्स निकालना है ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे फोर्स कितना लग रहा है? Q1 की वजह से, और वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो जहां इस तरीके के कोऑर्डिनेट दिए हैं, वेक्टर फॉर्म लगानी जरूरी हो जाती है। ठीक है, और फोर्स का जो हमारा एक एक्सप्रेशन आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक, तो उससे हमें यह भी पता लग जाएगा कि x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, y में, और z डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 पर। आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं हम। जैसे ये है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है। Q1 का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻5 कूलम। Q2 का है 3 × 10⁻⁻5 कूलम। इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। इसका है P1 कितना है? 205, और इसका पोजीशन वेक्टर है P2 1 2 3। इस पे एक फोर्स लगेगा F12 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, Q पर जो फोर्स लगा Q2 की वजह से। अच्छा, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का, और ये होगा F21। ये देखो आप, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा ये। ठीक, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड F21 वेक्टर फॉर्म में।
हम इसे कैसे लिखेंगे? F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। 1/4 ये भी पता है, 1/4πε0 इसकी वैल्यू पता है, Q1 की पता है, Q2 की भी पता है। ठीक, अब हमें एक तो ये निकालना होगा R21 कैप यूनिट वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे। हमने पढ़ा था कि R21 कैप क्या होगा? R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। ये दोनों वैल्यू अब निकालनी है। अब बच्चों R21 क्या है? R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 दे रखा है, 1 2 3। तो वेक्टर R2 कैसे लिखा जाएगा? 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, R2 लिखेंगे 1i 2j 3k, इनके ऊपर कैप लगा दो। i क्या है? यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन। j क्या है? यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। k क्या है? यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। इस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में। अब R1 क्या हो जाएगा? वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2 0 5। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? 2i प्लस 0j प्लस 5k, ये होगा। ठीक है, i j k ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स। तो बच्चों ये अब R21 क्या होगा? R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 क्या होगा? 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो हो गया R2 माइनस R1 क्या होगा? 2i प्लस 0j प्लस 5k, ये हो गया साहब। दिस इज इक्वल टू i एक साथ ले लो, i का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स i प्लस 2 माइनस 0 टाइम j प्लस 3 माइनस 5 टाइम्स k, ये होगा R21। अब हम यहां लिख लेते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1 माइनस 1i प्लस 2 माइनस 0 2 2j और 3 माइनस 5 -2 -2k, ये होगा साहब वेक्टर आपका R21। आगे हमारे पास अब रब कर दें, या उस मैग्नीट्यूड भी हम यहां निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस R21, इसका मॉड निकालें, अंडर रूट कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये कितना होगा? अंडर रूट 9। दिस इज इक्वल टू 3। R21 का मॉड्यूलस हो जाएगा 3।
अब कुछ रब करना पड़ेगा, जैसे ये रब कर देते हैं, ये भी पूरे रब कर देते हैं। आप बैग जाके नोट कर लेना, नोट्स हाथों हाथ बनाते रहा करो। अब हमें निकालना क्या था, यूनिट वेक्टर, R21 का यूनिट वेक्टर, R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R21। तो ये हो जाएगा, इस वेक्टर को उतार दो, -1i प्लस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारा, ये आ गया। अब हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है बच्चों, फोर्स। पहले भी लिखा था F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 यूनिट वेक्टर। ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय Q1, Q1 इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय Q2 विच इज 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर। R21 है 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। दिस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, वो है ये, मल्टीप्लाइड बाय -i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन 3। ये यूनिट वेक्टर है, कैप भी लगा देनी चाहिए। कैप जो होता है यूनिट वेक्टर की का ताज होता है। इसे हम सॉल्व भी कर, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 से 9 गया, 3 से 3 गया, ठीक है। तो ये आपका आया, देखो इसको सॉल्व करके 2 रह गया। बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 10 की पावर हो जाएगी 9 -5 यानी कि -1, और 2 ऑलरेडी है तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो हो जाएगा 0.2। तो 0.2 रह गया यहां, और साथ में क्या आया, -i प्लस 2j माइनस 2k। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -0.2i प्लस 0.4j माइनस 0.4k। इनको हमने कैप पहना दी, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया F21 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 0.2i प्लस 0, अच्छा ये माइनस है, 0.4j माइनस 0.4k। तो ये वेक्टर फॉर्म से हमें क्या पता लगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में कितना है, 0.2 न्यूटन। माइनस साइन शो करता है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है 0.4 न्यूटन, जेड डायरेक्शन में भी 0.4 न्यूटन, लेकिन माइनस साइन शो करता है निगेटिव जेड डायरेक्शन में, निगेटिव। चलो एक चीज है कि आप चाहो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हो, यहां लिख देते हैं F21, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस -0.4 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लो।
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये। यहां लिख दें बच्चों, थोड़ी सी जगह है, दिख रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा होगा। हाँ, तो F21 का जो मॉड आएगा यानी इसका मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 0.6 न्यूटन। क्या है? 0.6 न्यूटन। अच्छा, आप एक चीज और देख सकते हो, वेक्टर फॉर्म मत लगाओ, ये चीज मत लगाओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9 से 9 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -1, 6 इंटू 10 टू द पावर -1, यहीं से निकल के आ जाएगा 0.6 न्यूटन। अब आपका सवाल होगा तो सर वेक्टर फॉर्म क्यों लगाई? हमें एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग गया। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। अगर हमें सिर्फ फोर्स का ओवरऑल मैग्नीट्यूड चाहिए था F21, तो हमें डायरेक्ट भी मिल जाता कूलम्स लॉ से। लेकिन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम करते हैं ऐसे, जब मल्टीपल चार्जेस लगते हैं ना, एक जैसे मान लो 5 चार्जेस हैं अलग अलग लोकेशन पे, उनके बीच हमें कूलम्स फोर्स निकालना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। कोई चार्ज अट्रैक्टिव नेचर का है, कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, किसी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, किसी के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे ओवरऑल फोर्स निकालना है, तब हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ जाती है। ठीक, जब न्यूमेरिकल करोगे तो पता लगेगा कि हाँ इस फॉर्म की जरूरत है। अच्छा, एग्जाम में भी आ जाता है कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो ये इक्वेशन बनेगी वेक्टर फॉर्म में, आई जे के मेंशन करने होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया। ठीक है, इसे समझो बच्चों, नोट्स अपने बनाओ, खुद के बनाए हुए नोट्स बेस्ट रहते हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथ से कुछ लिख लेते हो तो वो आपके दिमाग में बस जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, नोट्स बनाओ कॉपी पे। ठीक है, फिर बाय, टेक केयर।